एक कहावत कही जाती है कि जो चीज़ आप लोग सोच सकते हो वो काम आप लोग कर भी सकते हो। ये वीडियो आप लोग कुछ ऐसा ही दिखा रही है। यहाँ पर एक पेंटर है, उसके माइंड में एक इमेजिनेशन आती है कि 3D पेंटिंग बनाई जाए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। और इतनी रियल यहाँ पर ये बेसिकली पेंटिंग बनाई गई, वो भी एक जगह नहीं, दो दीवारों पर एक साथ में यहाँ पर ये बनाई गई। और फिर उसका एंगल देखना कितना शानदार निकल कर आया, बिल्कुल रियल यहाँ पर लगा जब यहाँ पर आप लोगों ने एंगल देखा। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन। अगर किसी चीज़ के बारे में आप लोग सोच सकते हैं ना, उस काम को आप लोग कर भी सकते हैं। सेम बिल्कुल ही आप लोग अपनी जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि यार हमने तो आईआईटी से पढ़ाई नहीं की है, हम तो यार बिल्कुल नॉर्मल से स्कूल से कॉलेज से पढ़कर आ रहे हैं, हमसे बड़े बड़े धुरंधर वहां पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोग इस तरीके से सोचकर चल रहे हो तो आप लोग रेस से आउट हो। अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ कि जिसने जो कर रखा है हम भी किसी से कम नहीं है, और फिर देखना पढ़ने में मजा भी आएगा और रिजल्ट कितना शानदार आएगा। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों लेक्चर में आप लोगों ने एंट्री कर ही ली है तो अब जोश हाई हो ही जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे जो है इस जोश वाली वीडियो को मिस कर रहे थे यस या फिर नो मुझे बकायदा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर वो जोश वाली वीडियो लगा दिया करो। मैंने कहा ठीक है एनर्जी आती है, एनर्जी आनी चाहिए। और यहाँ पर बड़ी शानदार बात बोलेगी है, इस जिंदगी में अगर आप लोगों की लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है ना, जो डे बाय डे की आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग उसको इग्नोर करते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, और किसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बस सोच रहे हो कि हाँ वो बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्व करेंगे, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को दरकिनार करते जा रहे हो। जैसे छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत ही छोटी सी बात। आप लोगों ने आज किताब पढ़नी स्टार्ट करी और उसमें कोई एक शब्द आ गया जिस शब्द का मतलब आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों ने सोचा कि छोड़ो यार आज रहने देते हैं, इसको आगे देख लेंगे। वो शब्द फिर आ गया, फिर आप लोगों ने छोड़ दिया। इस तरीके से कुछ शब्द और आए, आप लोगों ने उनको भी छोड़ने की आदत बनाना स्टार्ट कर दी। आगे चलकर कुछ ऐसी चीजें आएंगी एग्जाम के अंदर में कि आप लोग एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे जो वर्ड जो हैं वो छोड़े थे। तो जिंदगी में आप लोग की जिंदगी में जो आप लोग को आगे बढ़ने से रोकता है ना, वो कहते हैं कि जूते में कंकड़ जो आ जाती है ना, वो आप लोग को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ना कि आप लोग के सामने खड़ा हुआ पहाड़ आप लोग को आगे बढ़ने से रोकता है। पहाड़ को तो तोड़कर उसमें से यार मांझी ने रास्ता बना दिया। तो आप लोग की जिंदगी में डेली मॉर्निंग में प्रॉब्लम आती है, उठना है टाइम पर, नहीं उठ पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? बस इतना सा है कि आलस कर गए, नहीं उठ पाए। ये छोटी सी प्रॉब्लम है इन डायरेक्ट वे में देखा जाए। जब अलार्म बजा आप लोगों ने तुरंत उठकर पानी पिया और पानी पीकर अपना फ्रेश व्रेश होने लगे, अपने काम पर लग गए। तो ये होती है जरा सी देर में आप लोगों ने उस आलस को जीत लिया, उस प्रॉब्लम को जीत लिया, और ये माइंड में सेट कर लिया आप लोगों ने कि हाँ ऐसे ही करना है डेली, कि जैसे ही अलार्म बजना है एकदम उठ के खड़े हो जाना है। तो आप लोग अपनी लाइफ को देखेगा कितने शानदार तरीके से इंप्रूव होती नजर आएगी। छोटी छोटी चीजें यार, आप लोगों ने डेली बैठकर अपना एक छोटा सा शेड्यूल बनाया, ओनली 5 मिनट लगेगी कि आज के दिन में आप लोगों को क्या करना है, और फिर शाम को बैठकर उसको रिव्यू कर डाला कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया है। ये इतना सा काम करने से आप लोगों की जो अपने ऊपर एक तरीके से नजर है वो गड़ जाएगी, दुनिया में क्या चल रहा है उससे आप लोगों की नजर हट जाएगी। इससे क्या होगा? इससे आप लोगों की इफिशिएंसी बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से इंक्रीज होगी, और आप लोगों को ये पता रहेगा कि कहां कहां पर आप लोगों ने अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज किया है। ये भी इसी पैटर्न में एक छोटी सी चीज है, जैसे एसएलवी प्लानर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बेकायदा मैंने बोला है कि कितने पानी के गिलास आप लोगों को पीने हैं। इस पर टिक लगाते रहोगे ना, आप लोगों को मजा आएगा कि अच्छा एक पानी हो गया, एक टिक लगा दिया, दो पानी हो गए गिलास के, दो टिक लगा दिए। और जब आप लोग अपने आप को एनालाइज करोगे किस घंटे में क्या किया है, तो आप लोगों को अपनी करतूतें भी पता चलेंगी कि हाँ यार इस घंटे में तो हम लोगों ने बोला था पढ़ाई करेंगे, पर इस घंटे में तो यार हम लोग फोन में लगे हुए थे, इस घंटे में बोला था पढ़ाई करेंगे, इस घंटे में तो यार हम लोग सो रहे थे। तो आप लोग अपने आप को समझ पाओगे कि आप लोग कहते क्या हो और करते क्या हो, कथनी और करनी में फर्क आप लोग पकड़ पाओगे। और फिर जब पूरा डे कंप्लीट होगा, अपने आप को स्टार देने की बात आएगी ना कि कितने स्टार आप लोगों को अपने आप को देने हैं, तो उससे आप लोग रियलिटी में अपने अंदर झांकोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने स्टार के लायक हो। कोई और नहीं दे रहा आप लोग स्टार, इज्जत बेइज्जती आप लोग की खुद की नजरों में हो रही है। तो इसीलिए कहता हूं कि अपनी नजरों में अपनी इज्जत करना स्टार्ट कर दो, यानी कि अपने आप को सही पैटर्न में लेकर आना स्टार्ट कर दो, तो जिंदगी आप लोग की अपने आप सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरों के सामने इज्जत बनाने की कोशिश मत करो, अपने सामने इज्जत बनाओ, दूसरों के सामने अपने आप बन जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ पॉजिटिव्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो कुछ नेगेटिव भी आप लोगों को साथ में नजर आ जाएंगे। पर लेकिन जिस चीज़ का फायदा है उसका नुकसान है, ये आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। जैसे इसे ऐसी एक चीज़ मोबाइल है, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि शायद ही कोई ऐसी डिवाइस दुनिया में बनी होगी कि जो इतने सारे काम आप लोग ही कर सकती है।
ये आप लोगों के लिए कंप्यूटर बन चुका है, अलार्म बन चुका है, इससे फोन आप लोग करते हैं, इसी में गेम आप लोग खेलते हैं, इसी से आप लोग अपने कैलेंडर वगैरह आप लोग सेट कर लेते हैं, इसी में कैलकुलेटर का काम करते हैं, इसी को कंपास के काम के तरीके से आप लोग यूज कर लेते हैं, इसी से आप लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, अपना फोटो वगैरह खींच के कैमरे का काम करता है, वीडियो बनाने के लिए आप लोग ये एक तरीके से वीडियो रिकॉर्डर का काम कर देता है, ऑडियो रिकॉर्ड आप लोग इससे की जा सकती है, मैसेज सेंड आप लोग कर सकते हैं, क्या नहीं मोबाइल से कर सकते हैं। पर लेकिन यही मोबाइल आज के डेट में इंसानों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, इसको टैकल कैसे करना है इसलिए इंसान सीख रहा है। ऐसे ही चीज है ड्रोन अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए तो बड़ी ही बेहतरीन चीज है, पर लेकिन वही ड्रोन अगर दुश्मन इस्तेमाल करने लगे हमारे खिलाफ तो वही ड्रोन हमारे लिए नुकसान की चीज है। तो ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। ड्रोन जैमर, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग कोई एग्जाम देने जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को नेटवर्क नहीं आते हैं, यानी कि मोबाइल के नेटवर्क खत्म हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि यहां पर जैमर लगे हुए हैं। तो अभी यहां पर ड्रोन के भी जैमर के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में बैठा हूं देश के अंदर में और वहां से ड्रोन उड़ा रहा हूं, ठीक है, और वो ड्रोन मैं पाकिस्तान में लेकर जा रहा हूं और पाकिस्तान के ऊपर मुझे बम गिराना है, ठीक है। पाकिस्तान के पास में ड्रोन जैमर, उन्होंने क्या किया, अपना जैमर लगाया और मेरा कनेक्शन जो है वो तोड़ दिया उसके साथ में। पर लेकिन लकीली फिर भी हमारे जो बम है वो जाकर पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप पर गिर गए। ऐसे लोगों पर डालेंगे जो कि वहाँ पर बेसिकली गलत लोग हैं, उनके नॉर्मल लोगों को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लोग तो सब एक जगह एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि एक कनेक्शन तोड़ देना है यहाँ पर जो चला रहा है उस ड्रोन को, और यहाँ पर इस ड्रोन के बीच में, तो फिर उस ड्रोन को बेसिकली एक साइड में उसको एक तरीके से क्या हो गया, वो एक तरीके से ऐसा निहत्ता हो गया ड्रोन। अब वो अपने हिसाब से चलेगा क्योंकि इस इंसान से इसका कनेक्शन टूट चुका है, तो फिर इसको कैप्चर भी किया जा सकता है आसानी से। तो इसी के ऊपर यहां पर काम देखने को मिलेगा। ड्रोन जैमर के बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा, ठीक है। ड्रोन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा इशू किया गया प्रपोजल कि कैसे हम लोग ड्रोन जैमर को एक तरीके से व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की साइड से बदतमीजी की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। बार बार यहां पर कहीं हमारे देश में सुरंग खोदकर नीचे से आते हैं, कभी तो ड्रोन से हथियार डालते हैं, तो बहुत सारी सिक्योरिटी की थ्रेट हम लोग को पाकिस्तान की साइड से देखने को मिलती रहती है। हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करने से हमको कोई फायदा नहीं हुआ है, पर लेकिन वही है, ये बातें वो बोलकर कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, ठीक है, फिर अपने पैटर्न में आ जाएंगे। तो हम लोग को सतर्क रहना है। तो कई सारे वे हैं यहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के। तो सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो जैमिंग है, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का अगर जो जैमर यूज कर रहे हैं वो लिंक तोड़ देता है जो ड्रोन किसके द्वारा उड़ाया जा रहा है, जो ऑपरेटर है और ड्रोन के बीच में। तो ये एक अच्छा तरीका है यहां पर जिसके बेस पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। सैटेलाइट लिंक डिसरप्शन थ्रू द ड्रोन, ये भी एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पर जीपीएस असिस्टेंस के थ्रू जो एक तरीके से पाथ डिसाइड होता है, तो वो पाथ जो है वो यहां पर तोड़ा जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारे देखिए कई चीज़ों के अच्छे भी हैं। अगर ये चीज़ें आप लोग देखते हैं, मैंने बोला कि ये चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए, ठीक है, हमको जैमर का इस्तेमाल करके अपनी साइड में आने से ड्रोन को हम लोग रोक पा रहे हैं, या फिर उसका कंट्रोल छीनकर उस ड्रोन को हम लोग अपने कंट्रोल में कर पा रहे हैं। पर दूसरी साइड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि सेम काम हमारे साथ में भी किया जा सकता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हर एक सिक्के के दो पहलू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ड्रोन जो है यहाँ पर एक तरीके से अगर हम लोग ने अपने कंट्रोल में ले लिया तो फिर जैमर के हिसाब से एक तरीके से हम लोग दे सकते हैं, पर लेकिन फिर भी उसको सही डायरेक्शन में लेकर चलना पड़ेगा। उसके अंदर में एक रोंग नेविगेशन लिंक डालना पड़ेगा और उसका कैमरा जो है वो भी एक तरीके से खराब करना पड़ेगा, ठीक है, लेजर की हेल्प से, ताकि वो अपना टारगेट न साध सके। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर लेकिन ड्रोन एक इतनी सही चीज है जिसका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो ड्रोन जैमर की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी अगर बात करें यहाँ पर ड्रोन के बारे में, तो ड्रोन एक काफी अच्छी चीज है अगर उसको ढंग से इस्तेमाल करके हम लोग चल सकते हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने ड्रोन के बारे में सुना होगा, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। वैसे बेसिक इंफॉर्मेशन है ड्रोन की कि ड्रोन को हम लोग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई इंसान नहीं होता है। इसको अलग अलग एरिया में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन के हम लोगों ने डिलीवरी में इसको इस्तेमाल किया। अभी हम लोगों ने ब्लड डिलीवरी के बारे में बात की कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर खून की जरूरत है वो पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ में हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात की कि खेतों में एग्रीकल्चर के अंदर में इसकी वजह से छिड़काव किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अलग अलग साइज में आप लोगों को ये ड्रोन देखने को मिलते हैं। तो ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, इनको बेसिकली बोला जाता है, 5 कैटेगरी में आते हैं: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। नैनो क्या है, मतलब 250 ग्राम का होगा तो नैनो बोलेंगे, 250 से लेके 2 केजी का होगा तो माइक्रो बोलेंगे, 2 केजी से 25 केजी का होगा तो स्मॉल बोलेंगे, और 25 से लेके 150 केजी का होगा तो मीडियम बोलेंगे, और इससे बड़ा होगा तो लार्ज बोलेंगे। इनके वेट के बेस पर यहाँ पर इनका साइज जो है उसके बेस पर डिसाइड किया गया है इनका नाम।
तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी का ये ड्रोन है और किस किस बेसिकली वेट कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो मैच करने के लिए आ सकता है। तो ड्रोन के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए टॉपिक को ऐसे कवर करो कि न्यूज़ तो चलो पता चल गई यार ये न्यूज़ थी, पर लेकिन एग्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या है वो भी तो पता चलना चाहिए। तो ये हो गई बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेक्चर की पीडीएफ जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ये है बेसिकली एप्लीकेशन, और इसी के साथ में आप लोग टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश में। इसी के साथ में यहाँ पर पुराने क्वेश्चन पेपर भी अपडेट किए गए हैं, यहाँ पर ये भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक छोटी सी बात जो मैंने आप लोगों से बोली थी कि किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है तो मुझे studylover@gmail.com पर लिख सकता है। बहुत सारे मेल आए पर लेकिन डेमो बहुत कम आए। मैंने बोला था कि आप लोग जो भी काम करते हैं, जो भी आप लोग के अंदर स्किल है, उसका डेमो भी आप लोगों को भेजना है, तो डेमो नहीं भेजा है, ठीक है। तो डेमो बहुत कम लोगों ने भेजा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना डेमो भी भेजो, ताकि मुझे ज़्यादा फिर से बार बार रिप्लाई करके और उनका एफर्ट ना, फिर टीम का जो काम है थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो CDS की क्लासेस थी वो जैसा मैंने बोला था कि या तो 29 को और या फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पता नहीं क्यों कई सारे लोगों को जो है लाइव चीज़ें पसंद आती हैं, कई सारे लोगों को जो है रिकॉर्डेड चीज़ें पसंद आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ लाइव चलती है ना, जैसे लाइव चल रही है, ठीक है, तो उसमें इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जितनी रिकॉर्डेड वाली चीज़ में पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। अभी जैसे जब बात चली यहाँ पर रिकॉर्डेड वाली वीडियो की, तो उसमें टीचर का फोकस पूरा पढ़ाने पर होता है। जब कोई चीज़ लाइव होती है तो उसमें इधर उधर की बातें बहुत सारी हो जाती हैं उसमें, अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है। आप लोग बताइएगा इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है। उससे टीचर का जो ध्यान है वो इधर उधर जब रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो इतना प्रोडक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा पाता है जितना वो टॉपिक में घुसकर अगर रिकॉर्डेड क्लास बनाता है तब पढ़ा पाता है। ये मेरा पर्सनल विचार है। कुछ बच्चों ने भी बोला, जब मैंने बोला कि CDS के अंदर में कुछ लाइव क्लासेस चलेंगी, तो कह रहे कि सर रिकॉर्डेड क्लास में मज़ा आ रहा था APFC वाले बैच में। कोई नहीं यार, देखो रिकॉर्डेड क्लास तो बाद में अवेलेबल हो ही जाएंगी, जैसे ही वो क्लासें खत्म होंगी, तो टेंशन मत लेना। चाहे वो CDS के बैच में हो, चाहे APFC के में, सारी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को पता है। ऐसे ही UPSC के बैच में भी बाद में इससे लाइव चला के रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। पर लेकिन आप लोग ये समझिएगा, अगर जैसे कि कभी कोई दिक्कत होती है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आज कोई लाइव क्लास नहीं हुई है तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिलती हुई चलेगी, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पर लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मतलब पता नहीं क्यों बस आप लोग कहते हैं तो लाइव चलती हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो कंडीशन ही रहती है कि जब इंसान पढ़ाते हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पर हो, वो वाली चीज़ रहती है, ठीक है। चलिए जो भी है बाकी तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं फ्री प्रैक्टिस करना रेगुलरली, तो आप लोग यहाँ से जाकर कर सकते हैं। ये शाम को 5 बजे डेली आप लोगों को क्विज यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बहुत सारी अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाती है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में या फिर ड्यूटीज़ के बारे में जब भी कुछ पढ़ना हो आप लोगों को, तो मेरे तो दिमाग में हमेशा एक ही कोटेशन आती है, और वो है APJ अब्दुल कलाम सर जी की कोटेशन। उनके द्वारा ड्यूटी के बारे में बड़ी ही शानदार बात बोली गई है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम पे डेली लेक्चर लेकर आना। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में लेके चलना। किसान खेती कर रहा है, वो किसान की ड्यूटी है। इसी तरीके से जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी होगी। तो अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी के साथ में लापरवाही करता है तो उसको सबकी चोचो बच्चो करनी पड़ेगी। सब सुना होगा ना चोचो बच्चो, यानी कि सबकी एक तरीके से वो एक एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक डिग्निटी वाली लाइफ उसको मिल सकती है वो वाली नहीं मिलेगी। सामने वाले के रहमो करम पर पलना पड़ेगा अगर वो अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग टाइम पर अपना काम नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला आप लोगों को सुनाएगा, क्योंकि वो तो पैसे दे रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है। अपने तरफ से कोई गलती करने का मौका मत छोड़ो। अपना जो काम करना है आप लोगों को उसको प्रॉपर वे में करो। हमेशा अप टू द डेट रहो अपने काम को लेकर, सामने वाले को बोलने का मौका ही मत दो। तो ये होता है अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करना। APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई, बोला गया कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबडी। यानी कि अगर अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हो, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करते हो, तो किसी को भी सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते रहो, अपने काम को काम पे करते रहो। किसी के सामने कोई भी आप लोगों को चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करोगे, उसको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करोगे, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी। तो आप लोगों को हर एक इंसान को सैल्यूट करना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी, यार ये काम निकल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए।
तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। मुझे पर्सनली दिल से पसंद है कोटेशन, तो इसीलिए मुझे लगा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने कोटेशन होनी चाहिए। और कुछ भी लिखने के लिए आ जाए ड्यूटीज़ के बारे में तो वहाँ पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी यार। अगर यहाँ पर बात की जाए तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब 15 अगस्त का जो अपना स्पीच दिया गया उसमें भी उनके द्वारा ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। तो हमेशा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंपेरिजन होने लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें कंपेयर होने लगता है कि किसको ज्यादा एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कई सारी बातें होने लगती हैं। तो ये काफी डिबेट डिस्कशन वाला टॉपिक भी है, आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अगर बात की जाए तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कई सारी बातें करूंगा मैं अभी आप लोगों से, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। फिलहाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया ड्यूटीज के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, कि नागरिकों को ड्यूटीज कैसे फॉलो करनी चाहिए, एक मार्गदर्शन का काम करेंगी, वो सारी बातें। पर लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो यहाँ पर दो चीजों में कंपेयर होता है हमेशा, एक तो हो गया फंडामेंटल राइट और दूसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें कंपेयर क्यों होता है उसके पीछे का मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। उसमें कंपेयर इसलिए होता है क्योंकि जब फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि अगर उनका हनन हो गया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पर एक और कोटेशन मुझे याद आती है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर है, कल को आप लोग आईएएस बन गए तो आप लोगों के साथ में दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लगेंगी जो आप लोग को इंप्लीमेंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस बन गए तो भाई साहब उसको उठा के जेल में डलवा दो, अपनी दुश्मनी निकाल लो, उसने मुझे ऐसा बोला था जब मैं एक तरीके से पढ़ाई कर रहा था, मेरे घर वालों के साथ में ये किया था, अब आया मजा, अब बदला लिया जाएगा। नहीं, वो आप लोग की जो ड्यूटी है, जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि ये तुम्हारी पावर है तो ये तुमको इतना काम करना पड़ेगा। तो अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं वो आप लोगों को बताइए। फंडामेंटल राइट जो आप लोगों को पता है तो पार्ट 3 में संविधान में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है सारे, ठीक है। इसी के साथ में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो वो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पार्ट 4 में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 51A इसके अंदर आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है, एक पर्टिकुलर संविधान में संशोधन करके। कौन सा था वो संविधान में संशोधन, याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1976 में। हाँ बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, ये उस टाइम की बात की जा रही है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 1977 तक। उस टाइम पर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई कि लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने आज की डेट में 11 ड्यूटीज है, पर लेकिन स्टार्टिंग में 10 ड्यूटीज यहाँ पर ऐड की गई थी। ये सारी की सारी ड्यूटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अपने देश में अपनी चीजों को आप लोगों को रेस्पेक्ट करना है, किस तरीके से उनको आप लोगों को वैल्यू देना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। इवन अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जहां पर जो जंगल हो गए, नदियां हो गई, लेक, वाइल्ड, ये सारी चीजें इसको यहाँ पर इंक्लूड करके चला गया है। तो यानी कि आप लोगों से यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन भी चुका है। पर लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 10 ड्यूटी जो थी यहाँ पर ये तो ऐड की गई थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो ये तो सबको पता रहता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एक ये बन जाता है कि जो ये लास्ट वाली ड्यूटी है ये कब ऐड की गई। लास्ट वाली ड्यूटी थोड़ी सी खतरनाक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ड्यूटी तो बनी पेरेंट्स की, पर लेकिन फंडामेंटल राइट बना यहाँ पर बच्चों का। ये कैसे, ये कंफ्यूजन में आप लोग आओगे। जैसे कि जब संविधान में संशोधन किया गया तो यहाँ पे एक साथ में दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए। एक तो बच्चों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बच्चों को यहाँ पर एक अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया, बच्चों को दिया गया अधिकार राइट टू एजुकेशन का, यानी कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर यहाँ पर जब चेंज किया गया। तो यहाँ पर संविधान के अंदर में यानी कि 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी।
पर लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कैसे पता होगा एजुकेशन के बारे में? पेरेंट्स की ड्यूटी होनी चाहिए ना कि पेरेंट्स यहाँ पर उनको स्कूल में भेजें कि हाँ जाओ स्कूल में जाओ इस तरीके से। तो उसके चलते पेरेंट्स की ड्यूटी भी यहाँ पर बनाई गई। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये एक्ट लाया गया फिर 2002 में आगे चलकर, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा पर्टिकुलर एक संविधान में संशोधन करके ये माता पिता की ड्यूटी बनाएगी कि वो बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, जो एक तरीके से अब बोल सकते हैं 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में चल सके। और आगे चल के आप लोगों को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारे देश में आया 2009 में। ठीक है, तो उसी से इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पर इस वाले कानून को, जो कि पहले यहाँ पर लेकर आया गया था। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड की गई थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सबसे बाद में ऐड की गई है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। कोई भी जब काम होता है, हमारे संविधान में संशोधन हो गया या फिर कुछ भी जैसे कोई कानून बनाना है, तो उससे पहले एक पूरा एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए नॉर्मली कमेटी बनाई जाती है, तो इसको भी एनालिसिस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना यहाँ पर, जो 6 से लेके 14 साल बच्चे हैं ये नॉर्मल बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा दिव्यांगन है उसके लिए ये जो चीजें हैं ये 18 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना। तो ये जो सारी ड्यूटीज है, अब बात की जाती है कि ड्यूटीज इंसान को फॉलो करनी चाहिए, पर लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग ड्यूटीज फॉलो करते हैं फिर नहीं करते हैं? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम लोग ड्यूटी फॉलो करते हैं यस या फिर नो? आप लोग बताइए। और कुछ आप लोग अपनी एक दो ड्यूटीज का बताइए कि आप लोग कौन सी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें क्यों पूछता हूं मैं, ये सारी चीजें इसलिए पूछता हूं बीच बीच में, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो। आप लोगों से इंटरव्यू ने पूछ लिया, भाई साहब बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा अच्छी है या फंडामेंटल राइट ज्यादा अच्छे हैं, या फिर दोनों में कंपेयर करके कौन सी लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा है द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे दो, इनके अधिकार छीन लो, इनकी जो एक तरीके से एक बैलेंस बना करने चलो, तो वो वाली चीजें नहीं बोल सकते। तो एक बैलेंस बनाकर चलना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो लोगों को मिल रही है, पर लेकिन हम लोग फॉलो भी तो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा टैक्स पे करने की बारी आती है तो हम लोग सब टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग जब यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा जीएसटी फाइल किया जा रहा था, इनकम टैक्स जो फाइल किया था, उस टाइम पर सबने अपना अपना टैक्स भरा है। इसी के साथ में जब आप लोग रोड पर चल रहे हैं, आप लोग रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते कि रेड बत्ती आ गई तो रुक गई, ग्रीन आ गई तो चले। तो इस तरीके से वो सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो तो किए जा रहे हैं, या फिर फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग आप लोगों ने देखा, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग पूरा उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा अभी कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने अपना झंडा फहराया। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है कि हम लोगों को इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा जो नेशनल एंथम हो गया, राष्ट्रीय गान, और हमारा जो झंडा हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने देश में सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि देश को हम लोग को सहज कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। इन्वायरमेंट आप लोगों ने देखा अभी जब यहाँ पर बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर ने भी मानसून के टाइम पर कई सारे पेड़ लगाए। कईयों ने मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर टैग भी किया कि हाँ सर हम लोगों ने पेड़ लगाए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, उनको मैंने कईयों को शेयर भी किया था उस पर जो सोशल मीडिया हैंडल पर। तो ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप लोग खुद देखिए, कहीं पर कोई वायलेंस होता है तो हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं कि शांति बनी रहे। तो ये ड्यूटी है कि नहीं है? तो ये सारी ड्यूटीज हैं, आप लोग ये ड्यूटीज फॉलो करते हो, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यानी कि इंसान जो है जाने अनजाने में बहुत सारी ड्यूटीज ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से वुमेन की डिग्निटी के बारे में आप लोग बात कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो रेस्पेक्ट दी जाती है। जो कुछ बदतमीज सोसाइटी के जो गंदे तत्व हैं उनको छोड़ दिया गया। तो नॉर्मल एक इंसान क्या करता है कि रेस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। आप लोग बस में कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप लोग कई बार सीट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मेट्रो वगैरह में अगर आप लोग जा रहे हैं, कहीं पर हेल्प करना है किसी को रोड क्रॉस कराने पर, तो आप लोग रोड क्रॉस करा देते हैं। किसी का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाकर वहां से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो ये सारी आप लोग एक अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी तो फॉलो कर रहे हो, पर लेकिन आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोगों के अधिकार आप लोगों को नहीं मिल रहे, फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आर्टिकल 19 के अंदर में आप लोग अगर जी के अंदर जाओगे तो कहीं पर भी जाकर अपना कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कोई व्यापार कर सकते हो। उसके बारे में आप लोगों को जो है सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को कोई जाने नहीं दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई घूमने नहीं दे रहा है, अपना विचार रखने चाह रहे हो तो उसको रखने ही नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट जो है ये दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरीके से। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ले लिया एक छोड़ दिया, ठीक है।
तो मतलब एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनस वे में आप लोगों को लेकर इनको चलना है। एक तरीके से एक गाड़ी के दोनों पहिए आप लोगों को नजर आएंगे, तभी एक बैलेंस बन पाएगा। तो यहां पर कमेटी कौन है? कमेटी है यहां पर सोन सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, अगर पूछ ले कोई आप लोगों से, क्या हमारे संविधान में ओरिजिनली थी जब हमारा संविधान बनाया गया? नहीं भाई, ओरिजिनली बिल्कुल नहीं थी, बाद में हम लोगों ने मशक्कत करके इसको यहां पर लाया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है। तो यहां पर नॉर्मली रसिया बोला जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिए। पार्ट 4A के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 के अंदर में, सोन सिंह कमेटी के द्वारा यहां पर ये बातें की गई। तो 10 तो ओरिजिनली थी, ओरिजिनली मतलब जब ओरिजिनली ऐड की गई, पर लेकिन एक ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में, और 51A आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में पार्ट 4A के अंदर यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। पार्ट 4 के अंदर क्या है? वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी में जो ए ऐड कर दिया, ए जहां पर भी कैपिटल ABCD लिखा हुआ मिलेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करके ऐड किया है हम लोगों ने इनको, ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब जब संविधान बना तभी इनको बाद में ऐड किया गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इनके बारे में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार कईयों को इसमें डाउट रहता है। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये इन द नेचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग बोलो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अब की बार जो है वैकेंसी नहीं निकाली और वो हमको जॉब नहीं दे रही है, तो आप लोग उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते गवर्नमेंट को कि हाँ इसने हमारे लिए जॉब नहीं निकाली है, ये आप लोग इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर यहां पर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कुछ काम हो गया कि हाँ जो आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है और वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को कोर्ट में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो फिर भाई साहब आप लोग कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि यहां पर आज की डेट में अगर कोई भी किसी भी का अधिकार प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाता है, उसको नहीं मिल पाता उसका अधिकार, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, तो उसके ऊपर आप लोगों को यहां पर अधिकार मिलता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, इसको इस तरीके से समझ के चलिएगा कि आज की डेट में आप लोगों के पास में जो अधिकार है वो आप लोगों का हथियार है, उनको आप लोग एक तरीके से पावरफुल वेपन आप लोगों के पास में कि आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को मिला है, फंडामेंटल राइट के तौर पर आप लोगों को अपनी बातें रख सकते हो। पर लेकिन वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों की इतनी होनी चाहिए कि दूसरे की स्पीच, दूसरे की जिंदगी में वो हनन न डाल दे। आप लोगों ने फालतू में किसी को भी गाली दे दी बैठकर, सामने वाले की इमेज डिस्ट्रॉय कर दिया आप लोगों ने, तो वो नहीं है। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, तो उसमें भी लिमिटेशन है। आप लोग पता चला कि हाँ मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश को गाली दे रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं, झंडे को गाली दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलने का है। चलेगा इतना ही कि हाँ आप लोगों की अधिकार आप लोगों के लिए है, उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो, और उनको अगर कोई कंप्लीट नहीं करने दे रहा है, फॉलो नहीं करने दे रहा है, तो अब आप लोग जाकर कोर्ट में अपनी जो है दलीलें सुना सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। ये कुछ स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। पूरा पॉलिटी का जो चैप्टर है वो आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में के अंदर जो भी चीजें कवर कर रखी हैं वो सारी मैंने डिटेल में, फंडामेंटल ड्यूटीज बाय वीर अगर जाकर सर्च करोगे पॉलिटी के अंदर में, पूरा लेक्चर आप लोगों को खुल के आ जाएगा। दुनिया में प्रॉपर वे में एक तो हमारा देश और आप लोगों को जापान देखने को मिलता है, जहां पर प्रॉपर वे में एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने ड्यूटीज को मेंशन कर रखा है। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर इतने प्रॉपर वे में ड्यूटी को जो है वो लिस्टेड ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही शानदार संविधान, बड़ा ही प्यारा सा एक अच्छा सा संविधान हमारा बनाया गया है, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में एक नहीं तरीके से कहते हैं बड़ी ही प्यारे तरीके से लिखा गया है। भी बातें यहाँ पर ये मुझे लगा कि अगर कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे किसी ने, तो कम से कम आप लोग इनको देख लीजिएगा। जो जो बातें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, इसमें नोट्स की फॉर्म में आप लोग इनको देख सकते हैं। अब अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए आ जाए फंडामेंटल ड्यूटी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंडक्ट है एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है। आप लोगों को जो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज मिली है, आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वोट डालने के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में एंटी सोशल कोई एक्टिविटी होती है, सोसाइटी को ही नहीं, जैसे अभी मैंने बोला कि झंडे की कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको रोकने का ये काम करती है। आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट लेकर आती है कि हाँ अपने देश में महिलाओं की इज्जत करनी है, जहां पर आप लोग बैठे वहां पर महिलाएं सुरक्षित फील करें, कहीं पर कोई किसी भी तरीके से हमारे देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोके, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ये उसको रोके, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प करती है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यहाँ पर जब स्टार्टिंग में ये पूछा गया कि हमारी कंट्री में अपने सेक्युलर को कॉन्सेप्ट को कैसे लेकर चलना चाहिए, क्या हम लोग को जो रिलीजन है उसको अलग करना चाहिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से, जब इसके बारे में यहाँ पर बातें चल रही थी,
मतलब एक तरीके से रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पे रिलीजन ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ जिससे एक तरीके से नहीं, रिलीजन अगर कोई एक रिलीजियस पर्सन है तो वो बोलेगा नहीं यार गलत काम नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से काफी बड़ा दोस्त माना जाता है। तो हमारे देश के अंदर भी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ में जब ये डिबेट डिस्कशन चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसको ये देखा गया कि रिलीजन जो है वो एक काफी अच्छा फ्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि अगर आप लोग बात करें, मैंने अभी बताया ना, जो रिलीजियस लोग हैं जो ढंग से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और सही एक तरीके से मनसा के साथ में फॉलो करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि किसी भी रिलीजन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई हैं कि वो आप लोग ये बोलते हैं उसको जाके मार दो, उसके रिलीजन को गाली दो, उसका रिलीजन गलत है मेरा रिलीजन अच्छा है, कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो तो लोगों की खुद की अपनी इच्छाएं हैं, जिस तरीके से वो उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड करते जा रहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोगों की हरकतें हैं, ना कि रिलीजन के बारे में अगर कोई बात बोले तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में कई बार चीजें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से कानून बनाने में काफी हेल्प मिल जाती है जब ये ड्यूटीज हमारे पास में रहती हैं इस तरीके से कि अच्छा ये इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करके चलना है। तो यहां पर एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में एक यानी खाका तैयार कर देती हैं कि ये चीजें ऐसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प मिलती है, जैसे रिलीजन जो है वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, कि चोरी नहीं करनी चाहिए यार ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, ये ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए ऊपर वाला देख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। इवन मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी यहाँ पर एक स्टोरी ऐड करूंगा। मेरे जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे और मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नहीं कहीं कुछ भी अगर कुछ गलत हो रहा है। एक दिन क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एक दिन क्या है, तो कई बार होता है बीच बीच में, जैसे कि आप लोग कहीं दुकान पर जाते हैं तो गलती से क्या करता है दुकान वाला कई बार ज्यादा पैसे दे देता है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि पैसे दिए तो मैं उसको उल्टे लौटा दिया, ठीक है। तो उल्टा लौटा दिया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं ये ना माइंड में क्या रहता है कि यार ऊपर वाला देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था दादाजी देख रहे होंगे क्या कर रहे हो, ठीक है। मैंने एक तरीके से अपने आप को समझाने के लिए कि कुछ भी अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, कई बार कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कि गाड़ी लेकर चल रहा हूँ तो मतलब कि रेड लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने लिए कोई अपने एक आइडिया रख लीजिए माइंड में कि अब वो इंसान जिससे आप लोग रेस्पेक्टली काफी कनेक्टेड है, जिससे मैं दादाजी के साथ में काफी अच्छे से कनेक्टेड था, ठीक है। कुछ भी सामान होता था तो जब मैं घर जाया करता था तो वो वेट करते रहते थे कि मैं आऊंगा उनके लिए सामान लाऊंगा। मतलब पापा मेरे पापा जी को बताते ना घर में बताते, तो ये लाडला बेटा है, लाडला पोता आएगा उसी को बताएंगे था मतलब एक कनेक्शन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अपने मन में कोई भी एक ऐसा इंसान रखिए जिसको आप लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उसको सोचिए कि अगर कल को कुछ तुम गलत कर रहे हो यार वो इंसान देख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे दादाजी जो हैं वो मेरे साथ में रहते हैं, मैं कुछ भी अगर कुछ गलत करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो देख रहे होंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो मैं हमेशा कुछ भी ना तो गलत करता हूं, मतलब एक तरीके से अपने आप को रोक लेता हूं अगर कहीं भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। और इससे दूसरी बात यह भी है कि इंसान जब खुद गलत नहीं कर रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान के साथ में भी गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके इंसान को वो पोजीशन मिलेगी उसको आगे चलकर जिसका वो हकदार है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी आप लोगों ने मूवी देखी रॉकेटरी, बड़ी शानदार मूवी यार, मजा आ गया देखकर। उस मूवी को आप लोग देखिएगा। उस मूवी के अंदर हालांकि उनके साथ में स्टार्टिंग में गलत हुई है बहुत सारी चीजें, पर एट द एंड ऑफ द डे बाद में जान पाए लोग और उनको अभी जो है अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इंसान जो है उसको वो रिस्पेक्ट मिल गई, जिसने जो गलत किया उसने तो गलत किया पर लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट मिल गई, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बोल रखी हैं यहाँ पर। रंगनाथ मिश्रा जो जजमेंट था 2003 का, इसी के साथ में एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 का आप लोगों को जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दो जजमेंट हैं मैं कुछ बातें बोली, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसके द्वारा कुछ बातें बोली गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट है। तो ये एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स जो 2001 का जजमेंट था, इसी के साथ में बोला कि लीगल सैंक्शन तो आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हो कि उनको इन्फोर्स करना है। इसी बोला गया शुड नॉट ओनली बी लीगल इन्फोर्स बट बाय द सोशल, यानी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो सोसाइटी के थ्रू उसको इन्फोर्स करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स आप लोग वैसे नहीं कर सकते हो जैसे फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग शब्द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा ही नाम है जैसा फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल शब्द दोनों के आगे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इनको इतना ही स्टेटस मिलना चाहिए जितना पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मिलता है, इसलिए यहां पर इसके बारे में बातें की जाती है। और फाउंडिंग फादर ने जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उन्होंने भी इस बात का काफी अच्छे से यहां पर ध्यान रखा, इस चीज को प्रॉपर वे में लेकर चला जाए। यूपीएससी भी चाहती है कि आप लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाने। तो 2015 में उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन मेड इन।
तो यहाँ पर प्रीएम्बल के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो किसके अंदर है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। ये पढ़ा है अभी यहाँ पर मैंने, तीसरे नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोग की, जो कि इसके बारे में यहाँ पर बात करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाकर पूछ लिया यहाँ से। आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर करके चलना चीजें। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, पर लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो। इसमें एक स्टेटमेंट को लेकर, वैसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोग नॉर्मली समझ ही जाओगे जो अब तक मैंने पढ़ाया है। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर, इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है? तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज, यानी कि एक पर्टिकुलर कानून की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है? मैंने अभी बोला यहां पर कि कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी कानून से, ठीक है? तो गलत हो गया। दूसरा बोला गया दे आर को रिलेटिव्स टू द लीगल ड्यूटीज। तो लीगल ड्यूटीज कौन सी होती हैं? जो कि कानून के थ्रू बनाई जाती है, जैसे कि आप लोगों को टैक्स पे करना है, टैक्स पे नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है? तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ऐसा नहीं है यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पूरा एक आर्टिकल शानदार तरीके से डिस्कस कर दिया, करंट में क्या चल रहा है, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बने हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अंदर इसके बारे में क्या बातें कर रखी है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कोई आप लोगों से पूछे, इस आंसर राइटिंग की कोटेशन आप लोगों से कोई पूछे, क्या क्या हमारे देश में इसके बारे में बोला जा रहा है, तो सारी बातें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन कौन से संविधान में संशोधन कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कह रखा है। तो यानी कि पूरा एक शानदार तरीके से कई सारे टॉपिक का एक मिक्सचर होकर ये पूरा आप लोगों का आर्टिकल यहां पर तैयार हो गया, ठीक है? इसमें से 3-4 आर्टिकल निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है कि अब यहां से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अब छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है? तो थम्स अप देकर बताना कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो उसको बताना, फिर आने वाले टाइम में उसको दूर किया जाएगा, ठीक है? वैसे एक बात आप लोग बताओ, इसके बारे में आप लोग क्या मानते हैं? इस धरती पर कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। हो सकता है वो एक इंसान के लिए सही हो और दूसरे इंसान के लिए गलत हो। तो सही और गलत जो होता है वो सिचुएशन के ऊपर नॉर्मली डिपेंड आप लोगों को देखने को मिलता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन अच्छा है, कई सारे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। तो वो टॉपिक मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। जो मेरा डिस्कस है वो है एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जो कि हमारे शरीर में घुसती जा रही है। तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जिसको आप लोग AMR भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में घुसती जा रही है और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो ये फैक्ट्रीज हैं कहीं ना कहीं जो हमारा प्लानट है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देंगी। ऐसा क्या हो रहा है? तो समझोगे तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे। बहुत ही डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा। और हेल्थ से रिलेटेड जो बातें होती हैं, फिर एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्थ और एजुकेशन मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो इसलिए वो टॉपिक मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिस्कस करता हूँ ताकि एग्जाम तो साइड में आप लोग लेकर ही चलो, इसी के साथ में आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सको, लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सको। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अगर पोल्ट्री फार्म तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी देखा ही होगा, विजिट करना और उसके अंदर कंडीशन देखना कैसी रहती है। एक मुर्गा वो है जो अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से कुकड़ू करके एंजॉय कर रहा है, इधर उधर घूमता फिर रहा है, और एक वो है जिसको जबरदस्ती यहाँ पर इस तरीके से उसको रखा गया है, ठीक है? एक मुर्गी एक अमूमन जो अंडे देती है उसके कई गुना अंडे जो हैं उससे उसको आर्टिफिशियली उसको इस तरीके से सिचुएशन में रखा जाता है कि वो कई सारे अंडे जो हैं वहां से उसके पेट में से निकल कर आए। इवन आप लोग ये बोल सकते हो कि उस मुर्गी को इस कंडीशन में डाल दिया जाता है कि उसकी एज भी जो है बिल्कुल इतनी जल्दी खत्म कर दी जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है। और यहाँ पर जब वो किसी काम की नहीं रहती है तो फिर उसको काट कर बेसिकली बेच दिया जाता है। और यहाँ पर चिकन फ्राई, चिकन पता नहीं मतलब नाम कई सारे होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर जो पिग्स हैं उनकी देखने को मिलेगी कंडीशन। इवन मैं यहाँ पर आप लोगों को मीट मांस के बारे में ओनली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा जो भी जानवर है यहाँ पर, इवन अगर गाय भी हैं, जो गाय को बड़ी त्रासदी में रखा गया है और उन गाय का जब दूध पिया जा रहा है, एक तो वो गाय है और एक वो गाय और भैंस हैं जो अक्सर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी सी नाद यानी कि एक खोर होती है जिसमें उनका प्रॉपर
घास वगैरह डाला जाता है और वहां पर बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस होता है, घर वाले प्रॉपर उनको पानी पिलाते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर आप लोगों ने, शायद आप लोगों के साइड में पता नहीं होगा या नहीं होगा, मतलब मेरे घर पर जैसे मैं गांव में जाता हूं तो वहां पर मतलब मेरे पापा जी और मम्मी जी ने क्या कर रखा है, जो गायें भैंस हैं उनके नीचे इतना मोटा एक गद्दा सा डाल रखा है। गद्दा वो एक तरीके रबर का गद्दा है, ताकि उनकी जिंदगी जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो सके, अच्छे से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो लगभग इतना गद्दा है। ठीक है, तो मतलब मोटा है उसका थोड़ा सा थिकनेस। तो वहां पर प्रॉपर जो है मम्मी ध्यान रखती है, उनको प्रॉपर टाइम पे चून डाल दिया, उनको प्रॉपर दलिया डाल दिया, खाना वाना प्रॉपर खिलाया जा रहा है। एक उस भैंस का दूध आप लोग पी रहे हैं और एक ऐसी भैंस का दूध पी रहे हैं जिसको बड़े ही घिचपिच तरीके से रखा जा रहा है। उसकी जिंदगी बिल्कुल नहीं खराब हो चुकी है, वो सोच रही है कब छोड़कर यहाँ से भागे, उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, दूध निकाला जा रहा है तो उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं, और ये जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं वो हम लोगों को बहुत ज्यादा बीमार जो है करती जा रही हैं। ये इस तरीके से जो जानवरों को रखा जाता है या फिर पक्षियों को रखा जाता है, इसको एक शब्द यूज किया जाता है, ये एक काफी खतरनाक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये फार्मिंग की जा रही है, एक तरीके से जानवरों की फार्मिंग की जा रही है, या फिर इसको यहां पर इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग भी बोलते हैं। इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग यानी कि बहुत सारे इंटेंसिव तरीके से यहां पर जानवरों को रखा जा रहा है, और इसकी वजह से यहां पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। आखिर आज की डेट में आप लोगों ने कई सारी बीमारी के नाम सुने होंगे, कईयों के तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। जैसे आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है रिसेंटली, और ये आप लोगों ने देखा होगा, बर्ड फ्लू की वजह से इंसानों की तो जान जाती जाती है, जानवरों की भी जान जाती है, क्योंकि जब जब यहाँ पर बर्ड फ्लू फैलता है तो बहुत सारी जो मुर्गियां हैं उनको मारकर गड्ढे में दफना दिया जाता है। सेम पैटर्न में आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को स्वाइन फ्लू यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि इंसान जो है इतना ज्यादा इन चीजों को कनेक्टेड हो चुका है, कंज्यूम करते हैं, कि आज की डेट में अगर कोई इंसान को बीमारी नहीं है भले ही और वो हष्ट पुष्ट है, और जानवरों को बीमारी है, तो इजीली इंसान भी बीमार हो जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों से कई बार बोला है जूनोटिक बीमारी के बारे में, तो जूनोटिक बीमारी आज की डेट में एक रियलिटी बन चुकी है, और रिसेंटली बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनको बोला गया है कि ये जूनोटिक बीमारी है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली ये बीमारी देखने को मिलेगी। और एक बार इंसान में फैल गई, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो बड़ी ही फ्रीक्वेंटली ये एक्सपोनेंशियल इनका ग्रोथ, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर इनका जो बढ़ता हुआ एक कद आप लोगों को नजर आएगा। और इनके अंदर में जो दवाइयां दी जाती हैं यहाँ पर, चाहे दूध निकालने के लिए गाय भैंस को जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, या फिर यहाँ पर मुर्गियों को जिस तरीके से यहाँ पर एक नहीं कई सारी चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी के अंदर आती है। कंपेयर करने के लिए अगर थोड़ा सा आप लोग समझना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं, जब खेतों में गन्ने की खेती उगाई जाती है तो उसमें दुनिया भर की दवाई डाली जाती है, वो दवाई जो है घूम फिरकर हमारे ही शरीर के अंदर आती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और उसी की वजह से आज के डेट में इतनी सारी बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं, ये जो भी अमीर आदमी हैं, उन्होंने खुद के फार्म हाउस बना लिया आज की डेट में। उसमें क्या करते हैं, अपना ही खुद का अनाज उगाते हैं, अपना ही खुद का सामान उगाते हैं, अपना नेचुरल तरीके से कम जितना खा पी सके उतना वो नेचुरल तरीके से खाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नॉर्मल इंसान जो कॉमन इंसान है, वो आज की डेट में ऐसी सिचुएशन में है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो इतनी सारी बीमारियों से आज की डेट में घिरा हुआ है। तो ये जरूरी है इसके ऊपर बात की जाए। और ये मैक्सिमम जो बीमारी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें, ये इंसान को बीमार बनाती जाती है, क्योंकि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आज की डेट में एक बीमारी से दूसरी बीमारी में, एक जानवर से दूसरे जानवर में जो चीजें शिफ्ट होती हैं, कोई सोच भी नहीं चल सकता कि आने वाले टाइम में ये बोल दिया गया यहाँ पर, आप लोगों को देखा खुद क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोल दिया कि ये हमारे प्लानेट के लिए खतरा हो सकता है। सोचो कोई ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी वजह से पूरे प्लानेट पे यहाँ पर लोग जो है बीमार हो गए और धड़ल्ले से मर रहे हैं। कोविड-19 से लग रहा था एक बार को लोग जो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार ये क्या आ गया, इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जरूरी है इसके ऊपर काम करना। आज की डेट में अगर देखें, बिलियंस ऑफ एनिमल ऐसे हैं जो इन चीजों से सफर कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे, पेंडेमिक जो है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी और मेल न्यूट्रिशमेंट, ये सारी वो प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों को बड़ी आसानी से दिखती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री बन गई है खाने को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि जमीन तो कम होती जा रही है, तो इसलिए जानवरों पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ती जा रही है अपने खाने को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से जो बीमारी जानवरों में है वो आसानी से इंसानों में आ जा रही है, और इसके उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताए। और इन्हीं के अंदर से यहाँ पर हम लोग जब बीमार होते हैं, मान लीजिए कोई आप लोगों को पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, हल्का फुल्का बुखार हो गया,
1 मिनट के अंदर में कोई भी एंटीबायोटिक आप लोग खा लेते हैं, बोलते हैं डोलो लेकर आओ, ठीक है, एक क्रोसिन दे देना यार, सर जो है फटाफटा सा लग रहा है। तो ये जो इस तरीके से आप लोग ये दवाइयाँ जो खाते हो यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, आप लोग अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हो, ये भी बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करने का। मतलब क्या इसका मतलब ये कि आज आप लोगों को डॉक्टर ने एक गोली दी, इसको खा लेना आपका बुखार ठीक हो जाएगा, पर लेकिन वही गोली अगर वो डॉक्टर आप लोगों को 1 साल या 5-10 महीने बाद में देता है, वही गोली आप लोगों के शरीर पर असर नहीं करती है। यानी कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस के उस पर्टिकुलर दवाई को लेकर बढ़ चुके हैं, अब वो दवाई आप लोगों की बॉडी पर काम नहीं करेंगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उस टाइम पर बताया था कि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो चुके हैं यहाँ पर, और वो ऐसी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ऐसी टीबी की बीमारी है, अब जो दवाई आप लोग पहले देकर लोगों को ठीक कर दिया करते थे, अब वही दवाई देकर आप लोग ठीक नहीं कर पाओगे। क्यों? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घरों में मच्छर पहले जिस मोर्टीन से भाग जाया करते थे, आजकल उस मोर्टीन से नहीं भागते हैं, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना उनको आ गया है। तो ये आप लोग की बॉडी के साथ भी सेम खिलवाड़ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज जो है आनन फानन में नहीं करनी चाहिए, और हेल्थ को लेकर तो आप लोगों को हमेशा आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जैसे अगर अपनी बॉडी के बारे में आप लोग बात करो, उसमें कई बार आप लोग देखते हैं कई सारे जो आप लोगों की बॉडी के अंदर में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के अंदर में दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप लोगों की बॉडी के अंदर खाना जाता है, जरा सी देर में पच जाता है वो, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा पैटर्न है शरीर के अंदर का। पर लेकिन जब कोई ड्रग रेजिस्टेंस दवाई आप लोगों की बॉडी में जाती है तो वो ऐसा नहीं कि वो अच्छे बैक्टीरिया को मारती है, वो बुरे बैक्टीरिया को मारती है, वो अच्छे बैक्टीरिया को भी किल करती है, और इसकी वजह से आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं, और फिर यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो पनपने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ड्रग्स को रेजिस्ट करें। मतलब वो मच्छर शरीर के अंदर बच जाते हैं जो मोर्टीन से नहीं भागते हैं, वो बैक्टीरिया आप लोगों के शरीर में बच जाते हैं जो दवाई से नहीं भागेंगे। तो इसके चलते वो बैक्टीरिया फिर दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो दूसरों को भी ड्रग रेजिस्टेंस बनाएंगे। उन्हें कहते हैं कि एक पर्टिकुलर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक चोर जो है चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी भी बारात में अगर आप लोग जाओगे तो कोई ऐसा नहीं शराब पीने वाला इंसान है तो वो गांव में ठेका ढूंढ ही लेगा, जबकि पहली बार आ रहा है वहां पर, कोई किसी को नहीं जानता है पर वो ठेका ढूंढ लेगा। और ठेके के साथ साथ में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे उसको जो उसी के तरीके से उनको बेसिकली एंजॉय करना है, शराब वराब पीनी है। सेम सिगरेट पीने वाले लोग कहीं भी आप लोग देखने को मिलेगा कि एक सिगरेट पीने वाला लोग दूसरे सिगरेट पीने वाले लोग को ढूंढ ही लेगा। तो यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो दारू पीता है सिगरेट पीता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक नेचर का इंसान दूसरे अपने जैसे नेचर के इंसान को ढूंढ लेता है। अब वो तो आप लोग देखोगे दारू सिगरेट पीना वो अच्छा है आप लोगों के लिए या फिर बुरा है, वो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। आप लोग इतने समझदार हो कि खुद ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर इतना बोल देते हो कई बार तो मतलब शर्म आने लगती है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा शरीर पे ना एक थोड़ा सा मोटापा हो गया, शर्म आने लगती है कई बार सुन के। यार बात शर्म आने की नहीं है। आप लोगों का शरीर है, अगर उसके अंदर बीमारी रहेगी तो आप लोग खुद अपनी प्रोडक्टिविटी देखना बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आप लोग काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर फ्रस्ट्रेट होगे और फिर इसी के इरिटेशन में आप लोग बहुत उल्टी सीधी हरकतें करोगे। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा हष्ट पुष्ट रखना, और वो आप लोग तब कर पाओगे जब उसके ऊपर ध्यान दोगे। एक ही तो शरीर मिला है यार, ऐसा थोड़ी ना कि आज आप लोगों का शरीर जो है वो i20 है और कल को चलकर ये होंडा सिटी और परसों को मर्सिडीज हो जाएगा, यानी कि चेंज होता रहेगा। नहीं, ये i20 है तो i20 ही रहेगा। अब आप लोगों को इस i20 की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो, आप लोग अपनी होंडा सिटी मर्सिडीज की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो। यानी कि शरीर नहीं बदलने वाला है। गाड़ी में नए टायर डाल दोगे लाकर, गाड़ी का पूरा ढांचा चेंज कर दोगे, इंजन नया रख लोगे राके, यहाँ पर अगर किसी की एक सर्जरी भी हो जाए ना जरा सी तो लगने लगता है कि इंसान जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इतनी खतरनाक चीज है, और इस शरीर के साथ में हम लोग खिलवाड़ करते हैं। तो उस खिलवाड़ से बचने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए दुनिया भर की दवाइयां खाई जाती हैं, कुछ भी खा लो आज के में। कोई मान लीजिए मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, या कुछ भी वो खा रहा है, गाय का दूध पी रहा है, या फिर कहीं पर भी आप लोग देखो अननेसेसरी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर में इतनी सारी जो हम लोग दवाइयां यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें घूम फिर कर हमारी ही बॉडी के अंदर में आ रही है, और यहीं से आप लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज बता दो आप लोगों को, जो खासकर दिल्ली के आसपास वाले रीजन में लोग रहते हैं, वहां पर कई बार जो सब्जियां उगाई जाती है ना वो यमुना रिवर के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। जो यमुना रिवर दिल्ली से बह रही है उसके किनारे पर वो सब्जी उगाई जाती है। यमुना रिवर के अंदर में जो पर्टिकुलर एक तरीके से पानी जाता है वो इतना खतरनाक है, इतना पोल्यूटेड है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर झाग बन जाते हैं, कई बार बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। अब वही पानी जो है यहाँ पर ये इससे निकाल कर इन सब्जियों में डालते हैं।
अब वो सब्जी जो है वही सब्जी फिर जो है वहाँ पर इंसान खाता है। तो इस पानी के अंदर दुनिया भर के जैसे कि लेड हो गया या फिर दूसरे ऐसे जो मटेरियल पाए जाते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो ये माना गया कि उन एरिया में जहाँ पर ये सब्जी जाती हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा और ऐसे लोग जो दूसरे एरिया की सब्जी खाते हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ही डिफरेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब हम दूध लेकर आते हैं और दूध लेकर आते हैं दूधिया से और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दूध निकलवा कर लेकर आते हैं। आप लोगों को पता है कि वो जो दूध निकाला जा रहा है वो इंजेक्शन लगाकर निकाला गया या फिर बिना इंजेक्शन लगाए निकाल दिया गया है? आप लोग बताइए, जो पैकेट का दूध आप लोग डेली पी रहे हैं वो पैकेट का दूध कैसा है? इसीलिए कहते हैं कि ये सारा सामान जो रहता है कम से कम थोड़ी सी प्रिकॉशन आप लोग ले सकते हैं और वो क्या है, एटलीस्ट जो दूध आप लोग लेकर आते हैं उसको गर्म कर लिया कीजिए और गर्म करने के बाद ही पीना है, कच्चा दूध नहीं पीना है। कच्चा दूध बस आप लोग अगर गांव से आते हैं अपने घर का कच्चा दूध पी सकते हैं, वो भी उस भैंस का जो कि आप लोग की मम्मी ने खुद निकाला हो, ठीक है। तो ये जिस एक तरीके से एक सौभाग्य की बात है, अगर आप लोग इतना प्योर प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं तो ये आज की डेट में ओनली गांव में ही अवेलेबल आप लोगों को हो सकते हैं, सिटीज़ में काफ़ी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरा तो मन है कहीं भी रहूँगा तो अपना खुद का फार्म हाउस लगा के अपनी खुद की गाय भैंस रखो और आराम से अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। यार लाइफ में ना देखो आप लोगों को ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आगे आने वाले टाइम में अच्छी लाइफ स्टाइल आप लोगों को जीना है, वरना इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो थोड़ा फोकस करो, अपनी लाइफ को कम से कम स्टेबल कर लो कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी हेल्थ को फोकस देकर चल सको, वरना दिक्कतें बहुत होने वाली हैं आने वाले टाइम में। मैं पहले बता दे रहा हूँ, याद करोगे कि हाँ एक सर हुआ करते थे वो ऐसा बोला करते थे, ठीक है। अभी से ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। मलेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ड्रग रेजिस्टेंस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। टीबी के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी बात की जा रही है। क्या इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए दुनिया में कुछ स्टेप नहीं उठाए गए हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऐसी बात नहीं है कि स्टेप नहीं उठाए गए हैं, स्टेप उठाए गए हैं, पर लेकिन हम लोग कई बार वो नहीं है कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो चेन्नई डिक्लेरेशन हुआ था 2012 में, जिसमें यहाँ पर कैसे हम लोग को एंटी जो बायोटिक जो है उसके बारे में फोकस देना है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग खुद डॉक्टर बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना तो उसको हम लोग को फोकस देकर चलना है कि उसको कैसे रोकना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया, प्रमोट करना है एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, यानी कि इस चीज़ को कैसे हम लोग चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया। रेड लाइन कैंपेन चलाया गया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया प्रॉपर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 2017 से लेकर 21 तक का। ये तो हमारे देश में इतने प्रोग्राम चला चुके हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत छोटी चीज़ है तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं उसी चीज़ के ऊपर सरकार काम करना स्टार्ट करती है जो कि बड़ी होती है ना कि छोटी। ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन यूनियन बैन कर चुकी है प्रिवेंटिव मास मेडिकेशन जो भी होते हैं यहाँ पर एनिमल के अंदर में जो भी यूज़ की जाती हैं दवाइयाँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में से कई सारे प्रोडक्ट जब हम लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएन जो है वन हेल्थ वन अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा हम लोगों ने वन हेल्थ वन वर्ल्ड के बारे में बात की, और ये जरूरी भी है। इसका मतलब क्या है कि जानवरों को यानी कि एनिमल्स को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर उनको बीमारी होगी तो हमको बीमारी होगी, क्यों? क्योंकि हम एनिमल प्रेमी हैं। चाहे उनको पालने की बात करो, चाहे हम लोग खाने की बात करें, तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। WHO के द्वारा अवेयर करके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक को अलग से फोकस दिया गया कि यार एक ऐसी चीज़ है इसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना ही देना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, और इसके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना आने वाले टाइम पर जो ये बीमारी है ना, ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जिस इंसान के अंदर कोई बीमारी होगी वो दूसरे इंसान के अंदर नहीं जाएगी। कई सारी ऐसी बीमारी हैं जैसे मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, जो इस इंसान ए को है तो ए को ही रहेगी, बी को नहीं जाएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें ए को है तो उसके बच्चे को, अगर है उसको है तो उसके बच्चे को जरूर जा सकती है। कई सारी ऐसी बीमारी है, तो इसकी वजह से बच्चों में दिक्कतें देखने को कई बार यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे देश में ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने जब सर्वे कराया तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि देश में जब अलग अलग एरिया से सैंपल कलेक्ट किए गए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई जो कि हैरान करने वाली थी। यानी कि बॉडी के अंदर लोगों की रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक यूज़ करने से बचो। मिल्खा सिंह जी का मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो कहते हैं कि मेरे सर में कई बार दर्द हो जाता था काफ़ी तेज़, और मेरी वाइफ जो है वो मुझे दवाइयाँ दिया करती थी। वो दवाई मैं तकिया के नीचे रख देता था और मॉर्निंग में उठ के प्रॉपर एक रनिंग करके आता था, अपनी बॉडी से पसीने निकालता था अच्छे से, उसके बाद में फिर मैं एकदम फिट फील करता था। ये रियलिटी है, आप लोग फील करके देखना।
अगर आप लोगों को खांसी, नजला या जुकाम है, आप लोग अच्छे से 2-3 दिन रनिंग करो, पसीना निकालो, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, तो आप लोगों की बॉडी में से पसीना निकल के आधे से ज्यादा बीमारी आप लोगों की दूर हो जाएगी। ये तो खुद फील की हुई मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैंने खुद ने फील की है। जब भी कभी लगता है कि नजला, जुकाम, खांसी हो गया, तो इस तरीके से आसानी से आप लोग इसको निपटा सकते हो साइड में, ठीक है। अभी आप लोगों को देखूंगा कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना। उससे पहले मैं आप लोगों से यहां पर बेसिकली पहले एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया है कि कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बी कंट्रीब्यूट टू ए एमरजेंसी, जो भी अभी इमर्ज हो रही है खासकर ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज इन इंडिया। तो यानी कि जो भी आज की डेट में ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज बढ़ रही है उसके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। 2014 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और क्रिटिकली डिस्कस करना है कि क्या क्या इश्यूज हैं इसके साथ में आज की डेट में। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर ये लिख सकते हैं। जो पढ़ा है बहुत सारी चीजें आप लोगों को स्लाइड में देखने को मिलेगी जब डाउनलोड करोगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मटेरियल मिलता है पीपीटी के अंदर, तो आसानी से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति सेशन खेलता हूं आप लोगों के साथ में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनिशिएटिव मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किए थे। तो इंडिया के भी इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड के भी इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। वन हेल्थ वन अप्रोच आप लोगों को लिखना है, इंडिया का है या फिर वर्ल्ड का है। रेड लाइन कैंपेन, अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक और चेन्नई डिक्लेरेशन। तो सही आंसर कौन सा है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो समझ में तो आ गया होगा आंसर क्या है। आंसर यहाँ पर डी सारे के सारे हैं, पर एक क्वेश्चन में यहाँ से अलग पूछूंगा आप लोगों से, कौन सा इसमें से इंडिया का है और कौन सा वर्ल्ड का है, वो आप लोगों को बाहर निकालना है। इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग आंसर लिखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। यूपीएससी ने इवन प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिन माइक्रोबियल जो पैथोजन होते हैं उसके बारे में बात की गई, तो सेम उस पर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर पाता है। कॉमन सेंस का भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आएगा। बोला गया कि जेनेटिक प्रीडिपोजिशन ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों में जेनेटिकली भी यहाँ पर ये चीजें आती हैं जो मैंने अभी बताई बीमारी बेसिकली। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर टेकिंग इनकरेक्ट डोज एंटीबायोटिक टू क्योर द डिजीज, यानी कि गलत तरीके से कोई दवाई ले लेना। तो कॉमन सेंस है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल मैंने बताया, जिस स्टेटमेंट में ये नहीं है वो स्टेटमेंट गलत हो गई। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, तो किसानों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली, और इसी के साथ में खेतों के अंदर में जो दवाइयाँ यूज की जाती है। तीसरा यहाँ पर क्या हो गया, तो तीसरा भी होगा, अभी आप लोगों को पढ़ाया। अब आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन बच गए, इनमें से कौन सा सही होगा, ऐसे आप लोग देखते हैं। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल क्रोनिक उसके डिजीज के साथ में कनेक्ट यहाँ पर रहता है। मल्टी ड्रग जो यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इसका मल्टीपल क्रोनिक डिजीज से रिलेशन नहीं है। ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं उसके साथ में यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। खासकर अगर बात की जाए हमारे देश में, आप लोगों को बता दूं 2014 में जब एक एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमर जो है एंटीबायोटिक के वो इंडिया में है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो हम लोग खाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो ऐसे आप लोगों से चीजें पूछी जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी, अब कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। और कल को आप लोगों से यहाँ पर जो ये भी पूछा जाए फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है, तो ये भी एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। और इसी के साथ में हेल्थ से रिलेटेड बात करिएगा। और आप लोग ये बताइए हेल्थ जो है वो 7 शेड्यूल के अंदर में किस लिस्ट में रखा गया है, यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्केंट, ये क्वेश्चन का आंसर देना। कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना और फीडबैक जरूर देना। जहां पर भी आप लोगों को लगता है कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लिया करो, ताकि डाउट क्लियर करके आगे बढ़ो। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कई सारे क्वेश्चन वो होते हैं जो टॉपिक में डिस्कस कर चुका होता हूं, तो इसलिए आसान रहता है, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाता है। पहला क्वेश्चन है एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में, जिसको एसर रिपोर्ट बोलते हैं। कौन पब्लिश यहां पर करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रथम एनजीओ, ऑक्सफोम इंटरनेशनल या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर आप लोगों को बताना है। 13th अमेंडमेंट जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा और इंडिया ने यहां पर बोला कि यार इसको बेसिकली अमेंडमेंट को जो है इंप्लीमेंट किया जाए। तो कौन से देश को इंडिया ने ये बात बोली, तो आप लोग खुद सोचो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल। कौन से देश को हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत दूर है। यूके को,
मतलब लगता है रियलिटी में यूके हमारी बात मानेगा, ऐसी कोई बात बोलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं मानने का है, तो आंसर कौन सा हो सकता है? तो ये क्या है अमेंडमेंट, बात करूंगा, आंसर आप लोगों को पता चली गया। गर्ल्स फॉर टेक ये प्रोग्राम ये इंडिया का अनाउंस किया गया यहां पर विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के अंदर में द्वारा, मास्टर कार्ड, वीजा, मेस्ट्रो या फिर पेपल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वुमेन इंपावरमेंट के अंदर भी यहां पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। बात की जा रही है फर्स्ट टाइम इन द 61 ईयर, ठीक है। तो यहां पर 8,50,000 के करीब कंट्री पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई। कौन से देश की, और वो देश इसको लेकर चिंता में है कि इतनी पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन हो गई। तो यहां पर इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान, कौन सा देश हो सकते हैं यहां पर, अंदाजा लगाओ। चलो देखता हूं किस किसका तुक्का सही बैठता है, ठीक है। आगे बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो हमारे देश के टोटल कितने राज्य में फैले हुए हैं मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहां पर बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ द 4 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर में, पहली स्टेटमेंट, ठीक है। बोला गया कि ये रिकॉग्नाइज किया जा गया यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तीसरा बोला गया वेस्टर्न घाट जो है वो इंडियन मॉनसून और जो वेदर पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और नेक्स्ट बोला गया ऑल ऑफ द अबो। बड़ा ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, ठीक है। सी सेट के बारे में जब आप लोगों से बातें करता हूं तो इसको आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज कर फिर इसका आप लोगों को आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों से बात करता हूं किसके बारे में, पंबन आइलैंड के बारे में। तो जो पंबन आइलैंड है या द्वीप है, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये एक प्लेस इन न्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकता है। रामेश्वरम हो गया, जहां से एपीजे अब्दुल कलाम सर की कनेक्टिविटी, और यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एग्जैक्ट लोकेशन। अगर इसको ढंग से आप लोग देखना चाहते हैं तो इंडिया और आप लोगों को श्रीलंका के बीच में एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर इसकी नजर आएगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, कई बार आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ ले आते हैं एग्जाम के अंदर में। तो अगर लोकेशन आप लोगों के माइंड में क्लियर होती है तो आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर देख कर ही बता सकते हो, ठीक है। पंबन आइलैंड को यहाँ पर रामेश्वरम आइलैंड भी आप लोग बोलते हैं। इंडिया और बेसिकली ये श्रीलंका के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट। यहां पर सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है अगर बात करें पंबन आइलैंड, जो इंडिया के अंदर बिलोंग करता है, पर्टिकुलर ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक तरीके से लॉर्ड राम जी के साथ में भी कनेक्टेड है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, अभी कई बार बात की जाती है राम सेतु के बारे में, तो वो भी इसी एरिया से कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पर न्यूज में था, और इसके ऊपर अभी मूवी भी बनी। किस किसी ने देखी है राम सेतु मूवी, जो कि अक्षय कुमार जी की है, ठीक है। बताइए किस किसी ने देखी है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, हालांकि एक्सपेक्टेशन कुछ और कर रहा था मैं मूवी से, वो कहीं और मोड़ कर ले गए उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि कर यहाँ पर एनुअल स्टेटस जो रिपोर्ट है यहाँ पर एएसईआर के बारे, ये बेसिकली एएसईआर के बारे में, तो कौन सी जो एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो प्रथम एनजीओ के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। एनजीओ प्रथम ये की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है एजुकेशन लेवल क्या है, खासकर बेसिकली ग्राउंड लेवल पर, तो उसका इंप्रूवमेंट के लिए फिर यहाँ पर बेसिकली डेटा मिल जाता है गवर्नमेंट को, और वो इंप्लीमेंट कर पाते हैं। 13th अमेंडमेंट हमारी कंट्री की जो कम्युनिटी है, बेसिकली तमिलियन कम्युनिटी जो श्रीलंका के अंदर में रहती है, उनको अधिकार देने की बात की जा रही है। 13th अमेंडमेंट जो है ये बेसिकली आज का नहीं है, ये 1987 का है, काफी पुराने दिनों की बातें हैं। तो यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और अभी रणनील विक्रमसिंघे साहब के द्वारा इंप्लीमेंट करने की बात की भी गई है, जो तमिल माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां पर रहती है, ठीक है। तो एक तरीके से उनको सोशल जस्टिस मिलेगा, उनकी ग्रीवेंस को यहाँ पर सुन पाएंगे, ताकि जो भी दिक्कतों फेस कर रहे हैं उसको यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। गर्ल्स फॉर टेक, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो मास्टर कार्ड है उसके द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किया गया है गर्ल्स फॉर टेक यहाँ पर प्रोग्राम, जिसके अंदर में लगभग 10,000 के करीब जो लड़कियां हैं वो फायदा पहुंचेगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है बेसिकली उसके अंदर में यहाँ पर उनको फायदा यहाँ पर पहुंचने वाला है, ठीक है। आने वाले टाइम में टारगेट है कि 1 लाख तक के करीब जो बच्चे हैं उसको यहाँ पर कवर किया जाए एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत, जिसको बोलते हैं STEM। इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था। क्या है ये? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये वो एरिया हैं जिनको हम लोग ये बोलते हैं कि ये लड़कियों से रिलेटेड नहीं है, तो इन एरिया पर भी काम करने की बात यहां पर की गई, ठीक है। तो ये लड़का और लड़की का भेदभाव भी यहां पर मिटता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात की जा रही है कौन सी कंट्री इसको लेकर चिंता में है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गिर गई है, तो ये है चाइना। जी हाँ, सही आप लोगों ने सुना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर चाइना का जो नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है उसके द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि अभी चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है, काफ़ी पहले 1960s में, और तब से लेकर अब तक उसकी पॉपुलेशन जो है वो घटती जा रही है। ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल के एंड तक हो सकता है इंडिया अपनी फर्स्ट पोजीशन ग्रहण कर ले, चाइना को पीछे धकेल कर, ठीक है। तो देखो दुनिया में हम लोग कहाँ पर पहुँचने वाले हैं, हमारा ही वर्चस्व दिखेगा। उन्हें कहते हैं हर शहर में तेरा ही जलवा, ठीक है, तो वही वाली बात है, हर देश में अपना ही जलवा, अपने ही मूल के लोग आप लोगों को नजर आएंगे। इसका आंसर क्या है बेसिकली वेस्टर्न घाट के बारे में, तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट के बारे में आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक छोटी सी बात और बता दूं, वेस्टर्न घाट में टोटल मिलाकर कौन कौन से राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला राज्य तमिलनाडु, याद रखिएगा, स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु भी कहने के लिए ईस्टर्न घाट में लेकिन वेस्टर्न घाट का पार्ट है। दूसरा हो गया केरला, तीसरा हो गया कर्नाटका, चौथा हो गया गोवा, पांचवा हो गया महाराष्ट्र और छठा हो गया गुजरात। टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर में आते हैं। तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर, ऑलरेडी यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो, ठीक है। सी सेट के बारे में बात करें, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर यहाँ पर सी यानी कि 140। एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को पॉज कर एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना तो आप लोगों को दिमाग में थोड़ी सी शांति पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेना एक बार। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं, कुछ शब्द आप लोगों को सिखाऊंगा जिनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फ्रेम करना और फिर आप लोग इनको याद रख पाओगे। ये शब्द तो यूज करना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। कहीं भी जा रहा और ब्रो नहीं कहते एक तरीके से, ऐसे तरीके से कहीं पर भी जहां पर मौका मिले वहीं पर वो शब्द चिपका दिया, ठीक है, तो आप लोग उनको याद रख पाओगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एडिफिस के बारे में। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये शब्द आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों से एग्जाम में मतलब स्टेटमेंट आ गई बनकर तो पता रहेगा, तो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये भवन है एक तरीके से, कोई बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग, ठीक है, कोई एक इमारत, बड़ा भव्य इमारत आप लोग बोल सकते हो, कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई भी एक बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है। अपोजिट क्या हो गया? डेब्री, यानी कि टूट फूट कर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो, यानी कि किस्मत क्या हो गई? बदकिस्मती बन गई, ये बोलेंगे हैपलेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बोला जाता है कि अनफॉर्चुनेट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक तरीके से अनलकी पर्सन ही बोल देते हैं कि इसकी किस्मत ही खराब है। भाई साहब एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। हुआ है किसी के साथ में ऐसा 1-2 नंबर से सिलेक्शन निकल गया हो? मेरे साथ में हुआ था बेसिकली था एक एग्जाम, उसमें 1 नंबर भी नहीं था, वो 0 पॉइंट समथिंग था उस टाइम पर बहुत दुख हुआ था यार, ठीक है। पर वही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ओके, वरना अभी मैं कहीं और पर बैठा होता तो ये एक तरीके से फॉर्चुनेट, हैप्पी या लकी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी बताना कभी ऐसा हुआ है क्या। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये है स्लैकिंग, यानी कि पराजित करना, यानी कि किसी को हरा देना, डिफीट कर देना, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्लैकिंग, ठीक है। एक प्रतियोगिता जीतने में विफल हो जाना, आप लोग उसको भी स्लैकिंग एक तरीके से ना हार गए, ठीक है। तो ये हो गया। अपोजिट क्या होगा? तो भाई साहब जीत गए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हॉबिट, यानी कि परंतु, बोलते नहीं कि फिर भी, हालांकि, कई बार शब्द यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये सेंटेंस को स्टार्ट करने में कई बार देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं। अच्छा ऐसा चल रहा है तो ऐसा क्या हो गया, अच्छा हालांकि ऐसा था तो वैसा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्लेजिनेस एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं डार्क या फिर अंधेरा, ठीक है, जहां पर लाइट ना हो, देखने लायक लाइट ना हो। इसके अपोजिट जाओगे तो एक अच्छा ब्राइट एल्यूमिनेटेड आप लोग बोल सकते हैं, एल्यूमिनस, काफी चमकीला, ठीक है, एक काफी ब्राइट एरिया। तो ये हो गया बिना रोशनी का और ये हो गया रोशनी वाला, ठीक है। तो शब्द इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, तो सेंटेंस फ्रेम जरूर करना। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगता है अच्छा या बुरा बता दिया करो, कोई इंप्रूवमेंट करना है वो भी बता दिया करो। वीडियो को आप लोग लगता है किसी तक पहुंचाना है, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो तो प्यार बांटने से बढ़ता है, दूसरों तक पहुंचा सकते हो। वही कहते हैं ना कि ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। ये लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आप लोग किसी को सिखाओगे ना कुछ, आप लोग कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। बाकी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए यार, अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिए। एक एक दिन को यूटिलाइज करने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है और सही डायरेक्शन में चलती है। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। और स्टडी लवर वीर ये @gmail.com पर भी आप लोग अपना अगर पर्सनली कुछ भेजना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर लग रहा है पब्लिकली अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक करना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।